वेलकम बैक नाजरीन। जी मंशा साहब, बेसिकली हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है, जी। वैसे तो इसका नाम तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स है। जी। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसपे पोज किया जाए, वही उसका बर्डन बेयर करता है। जबकि इसमें इसको हमने कैटेगराइज इस तरह कर दिया, बल्कि अब ये एक्चुअली डायरेक्ट और एक्चुअल टैक्स लॉ है ही नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंटिव टैक्स लॉ बन गया है। क्योंकि जितनी भी विद होल्डिंग है, वो जब विद होल्डिंग होती है तो 80% वहां से आता है, तो वो फिर कास्ट का ही आगे पार्ट बन जाता है, तो वो फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को या आगे बायर को ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए जो इसकी बेसिक कंसेप्ट है कि आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपका इक्वलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, वो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट टैक्सेस का, वो अचीव नहीं होता। ये इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है, जिस तरह सेल टैक्स है या दूसरे टैक्स हैं, तो अल्टीमेटली उसी वजह से फिर इन्फ्लेशन होता है। तो हमारा ये टैक्स जो है, क्योंकि मेनली ये विद होल्डिंग पे ही है और फॉरवर्ड होता है, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और डिसप्रपोर्शनेट टैक्सेशन का बर्डन पड़ता है। जो अमीर आदमी है उस पे जो बर्डन पड़ता है वो लोअर पड़ता है, जो लोअर है उस पे हायर बर्डन पड़ता है। तो इसलिए ये है कि क्यों किया है स्टेट ने, क्योंकि इजी सोर्स है, इसमें इसको इजी कलेक्शन का इजी मेथोडोलॉजी है। बजाय स्टेट के फंक्शनरी खुद कलेक्ट करें, उन्होंने टैक्स पेयर पे बर्डन डाल दिया कि आप खुद ही कलेक्ट करो और खुद ही जमा करा दो, और नहीं करोगे तो 5-6 पेनल्टी है। एक वही जो आपने विद होल्ड नहीं किया वो भी आप हमें दें, बेशक वो अदर पार्टी का है, उसने टैक्स देना है, वो भी उससे लेते हैं। फिर ये नॉन फाइलिंग की स्टेटमेंट भी है, नॉन डिडक्शन या डिडक्शन नॉन डिपॉजिट की पेनल्टी है, और वो एक्सपेंस और परचेज को भी डिसअलाउ कर देते हैं, डिसअलाउ करके फिर मल्टीपल टैक्सेस उस पर इम्पोज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक मंशा साहब, मैं दूसरा 116A के हवाले से भी, फॉरेन एसेट के हवाले से भी, पेनल्टीज के हवाले से पूछा था आपसे। वो 2% अगर आप फॉरेन एसेट है आपके या फॉरेन इनकम है, और आपने वो जो अभी एक सेक्शन 2000 फाइनेंस एक्ट 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ है 116A, तो उसका प्रेस्क्राइब जो फॉर्म है उसमें आपने स्टेटमेंट डिक्लेयर करना है। अगर आप वो नहीं डिक्लेयर करते तो आपके इनकम अगर है तो उसका 2%, या वेल्थ की जो वैल्यू है उसका 2% आपको पेनल्टी होगी। बिल्कुल। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि पेनल्टी के लिए यूजुअली ये डेटरेंट है, तो इसके लिए अपोजिशन के लिए इसमें अगर इसको पढ़ें तो इसमें जो वर्डिंग है डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। लायबल का एक शैल बी लायबल और फेलियर, और ये वर्ड जो है ये इस चीज को जाहिर करते हैं कि ये डायरेक्टरी नेचर के हैं या डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये फैक्ट टू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ईच केस में एवेल्युएट किए जाएंगे, और फिर इसमें डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसको यूज करने के लिए यूजुअली वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में यूज होती है। और एक इसमें रीजनेबल काज का भी वर्ड है मुख्तलिफ जगह यूज। उसका मीन यहाँ कोई कह दे कि मेरा ये रीजनेबल काज है या सफिशिएंट काज बता दे कि पोर्टल नहीं चल रहा था, या मेरी इनकम एग्जाम्प्ट थी, या मेरी ये थी, इन वजूहात की वजह से मैंने फाइल नहीं की, लेट फाइल हुई है, तो उस वजह से वजूहात की वजह से फिर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, वो उसके बाद नहीं लगेगी अगर वो अपना हकीकत बता दे। या इसके लिए ये भी एक पेनल्टी जो है कुज़ाए क्रिमिनल है, तो इसके लिए मीन्स या गिल्टी इंटेंशन जरूरी है। आप इंटेंशनली, विलफुली या आप डेलिबरेटली या डिसऑनेस्टली ना फाइल करें तो फिर ये पेनल्टी लगेगी। अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो गई या प्रोसीजरल लैप्स हो गया तो वो कंडोनेबल है, उस सिचुएशन में फिर नहीं होगी। तो यूजुअली ये जनरल सेटल्ड लॉ यही है कि मिंजरी या एक्टर्स या विलफुलनेस, डिसऑनेस्टी, ये इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हाई लेवल के हैं, और ये भी डिपार्टमेंट पे है इसका बर्डन जो है वो प्रूव करे कि इसके जो इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस है वो फुलफिल करता है, और जो कैलकुलेशन ऑफ पेनल्टी क्वांटम डिटरमाइन करना है वो भी विद इन दैट जो इसमें वर्डिंग है उसके तहत फॉल करता है। हमारा डिपार्टमेंट तो इतना माशाल्लाह वो अहल भी है और वो इस काबिल भी है, वो जो हमारी स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट जाती है या विद होल्डिंग स्टेटमेंट जाती है, उसको भी रिकंसाइल करने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी टैक्स पेयर से डाटा मांगते हैं, जनाब डाटा आप दें, हमें इन्फॉर्मेशन दें। उससे साबित होता है उसको चेक करते ही नहीं है डिपार्टमेंट। तो उमर इकबाल ख्वाजा साहब, जिस तरह आपके एडवोकेट हैं वो अपना जो लाइसेंस है उसको डिस्प्ले करते हैं अपने ऑफिस में, इसके लिए भी कानून है, जो टैक्स पेयर है वो अपना एनटीएन नंबर डिस्प्ले करे। अगर वो नहीं करता उसके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं, और उसका जो आज तक किसी पूछा नहीं गया डिपार्टमेंट की तरफ से आपने क्यों डिस्प्ले नहीं किया, आप टैक्स पेयर भी हैं कि नहीं, उसका क्या तरीक़ेकार है? बेसिकली देखिए लॉ में तो सब कुछ लिखा हुआ है,
जी जी वो लिखा हुआ है कि आपने एक बड़ी वाज़े किस्म की जगह पर उसको डिस्प्ले करना है, जहाँ पर सबको पता लगे कि आप नेशनल टैक्स नंबर। वैसे कई दुकानों पर आप जाएं तो आपको नजर भी आते हैं, वो बड़ी बड़ी मार्केटों में आप पता नहीं जाएं, चलता। लेकिन बात ये है कि ये इन्फोर्समेंट, फिर वही बात है, इन्फोर्समेंट का पॉइंट है ये, जी जी जिसमें इन्फोर्समेंट में हमारा महकमा खास तौर पर जो फील्ड इन्फोर्समेंट है ना, जहाँ पर जाके करवाना पड़ता है, उसमें तो बिल्कुल नाकाम है। जी जी वो जाते ही नहीं है, ना किसी को कहते हैं। इसमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं इसके ऊपर। जी जी ये मैं आपको बताऊं, पेनल्टीज के ऊपर एक बड़ी, मैं बार बार एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये कि जहाँ पर ये पेनल्टीज वो इम्पोज करें जो कि जिसमें किसी का स्टेट का नुकसान है, जिसमें किसी ने टैक्स नहीं अदा किया। आपने टैक्स फ्रेंडली पॉलिसी रखनी है, वरना लोग पाकिस्तान में पहले नहीं टैक्स दे रहे, टैक्स नेट में नहीं आते, टैक्स नहीं देते, उनको पेनल्टीज। ये थोड़ी है कि आप मतलब एक बंदा टैक्स भी देता जा रहा है, उसको मामूली मामूली बातों पर पेनल्टीज लगाते जाए, उसने टैक्स चोरी भी ना, मतलब मैं बहुत सारे केसेस करता हूँ जहाँ पर हमने सारा टैक्स जमा कराया होता है, अगर वहां पर गलती से 165 की स्टेटमेंट लेट हो जाए तो वो ऑफिसर साहब उसको हार्शली ट्रीट करने बैठ जाते हैं। ये जो बात है कि वो मेंस रिया क्रिएट करना है या उसने एक्टिव रिया या उसकी नीयत साबित करनी है, यही तो, यहीं से तो नीयत मुजरिमाना साबित। अगर मैंने टैक्स जमा करा दिया है, देन देयर इज नो वे कि मेरा कोई नेफेरियस डिजाइन तो था ही नहीं, टैक्स चोरी करने का मेरा कोई मूड ही नहीं था, वो तो एक मिस्टेक है। उसमें भी जाकर ये मेरे हैवी पेनल्टीज लगा देते हैं। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, और इनवेरिएबली हम अपीलों में ऐसी पेनल्टीज को डिलीट करा लेते हैं, ये नहीं है कि वो रह जाती हैं। मैं तो अपने ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पेनल्टीज वहां पर इम्पोज करें जहां पर जरूरी है। ये रोजाना के जो मामला पेनल्टीज की रकम खजाने में जाती है, वो तो खैर उसी चलान पे जमा होता है जिसमें इनकम टैक्स भी जमा होता है, वो तो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को डिस्करेज ना करें, लोगों को हौसला अफजाई में दें। अच्छा, मजे की बात यह है कि हर 5 साल बाद हुकूमत आकर एक आती है, एसआर इशू करती है, वो 5 साल का एडिशनल टैक्स और पेनल्टी वैसे माफ कर जाती है। अच्छा, जब वहां पर आपने ऐसे लोगों को स्कीम भी आ जाती है, नहीं तकरीबन हर 5 साल बाद इसका एसआर आ जाता है, खत्म कर दिया जाए इस पेनल्टी को। जब इस तरह का एसआर देना है तो फिर उससे बेहतर नहीं है कि हम अपनी कारोबारी बरादरी को एतमाद में लें। पाकिस्तान में मैं यकीन करें ज्यादा जरूरत टैक्स की, एजुकेशन की है। पाकिस्तानी टैक्स देने से नहीं घबराते, तो ये नॉन फाइलर्स बेचारे फाइलर से कई गुना टैक्स अदा कर रहे हैं ड्यू टू ओनली लैक ऑफ एजुकेशन। वरना यहाँ पर टैक्स फाइलर्स टैक्स दे, अपना प्रॉपरली खाता मेंटेन करें, आपके खर्चे कम होंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम दोस्तों को ये बताऊंगा कि टैक्स देना और टैक्स के मेंटेनेंस इतना मुश्किल नहीं है। 3-4 बुनियादी चीजें हैं कि आपने कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी, बैंक के थ्रू जाना है, टैक्स काटना है लोगों का। अब तो हुकूमत ने क्या किया है, टर्नओवर टैक्स 1.25% कर दिया इंडिविजुअल एओपी और सब के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। यकीन करें 90% असेसमेंट्स, 90% असेसमेंट टर्नओवर टैक्स से नीचे होती हैं। उसकी वजह यह है कि इससे ज्यादा मुनाफा कमाना पॉसिबल ही नहीं एक जेन्युइन कारोबार में। जब आप पहले इतना टैक्स ले रहे हैं, वो इतनी बड़ी जो मशीनरी बनाई है वो विद होल्डिंग प्रोविजंस की मरूने मन्नत है। ना आप किसी को नया टैक्स पेयर खोजते हैं, ना लोगों के इनकम कंसीलमेंट पकड़ते हैं, और जो पुराने टैक्स गुजार है उनको पेनल्टीज लगाते हैं। मैं आपको बताऊं, पेनल्टीज का बेसिकली जो हमारी कोर्ट्स ने, अभी लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि उस केस में लगाएं जहां पर नीयत मुजरिमाना भी साबित हो और जिसमें कोई टैक्स चोरी भी साबित हो। उन्होंने तमाम पेनल्टी वेव ऑफ कर दी। अब देखिए, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद कोई ऐसा स्कोप नहीं रह जाता कि ऑफिसर साहब अपनी मर्जी से फिर भी यहाँ पर इनवेरिएबली। मैं कहता हूँ पिछले साल में तो एक ऐसा रुझान चला कि 165 की स्टेटमेंट की नॉन फाइलिंग के ऊपर लोगों को करोड़ों की पेनल्टियां भी लगाई गई, करोड़ों की भी। जब टैक्स की वहां पर लोगों ने कोई चोरी नहीं की, टैक्स जमा करा दिया, और भाई आप करोड़ों की पेनल्टियां क्यों लगाते हो? आप वहां पर मिनिमम भी लगा सकते हो, अगर ज्यादा भी आपको जरूरी समझ आता है। फुल भी लग जाए, वो माफी हो सकती है, वो अपील में खत्म हो जाती है, अपील में खत्म है, उनके पास पावर है। मंशा सुखरा साहब, जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की पेनल्टीज हैं ये क्या है, और रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको पहले बता दें। रजिस्ट्रेशन में अगर कोई रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 181, अगर वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तो उसके 5000 की पेनल्टी है, ये माइनर सी पेनल्टी है। इसी तरह अगर कोई चेंज ऑफ पार्टिकुलर करता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग
प्रेमिसेस चेंज करता है या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करता है, जी, जी। तो उस सिचुएशन में अगर वो विद इन टाइम 15 दिन के अंदर अंदर वो फाइल नहीं करता चेंज ऑफ पार्टी को, तो उस पर भी 5000 है। इसी तरह कोई अपना एंट्री एंड डिस्प्ले नहीं करता अपने प्रेमिसेस पे, जी, जी। तो उस पे भी 5000 ये रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी है। ठीक है। इस तरह मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स जो जी, हैं जी। उसकी आपको पेनल्टी जो है वो रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 174 ठीक और है। रीड विद चैप्टर है 7 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। बिल्कुल ठीक है। उसका रूल है 28 से लेके 32 तक। ठीक है। उसके तहत अगर आप अनवाइस इशू नहीं करते, जी, जी। या उसकी कैश मीमो इशू नहीं करते, जी, जी। या रिसीट इशू नहीं करते, जी, जी। तो उसमें 5000 की पेनल्टी है या 3% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, ये आपको पेनल्टी लगेगी। जी, इसी तरह रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना जी, है, जी। अगर आप वो मेंटेन नहीं करते तो उसमें 10,000 की आपकी पेनल्टी है, जी, जी। और आपका 5% ऑफ टैक्स पेबल जो है वो जो हायर होगा वो लगेगा। जी, जी। इसी तरह अगर आप 177 ऑर्डर का जो, जी, जी। बताने लगा हूं। इस तरह ऑडिट का नोटिस आता है आपको, जी, तो जी। उसमें 3 लेवल दिए हुए हैं। अगर है। पहला आपको नोटिस आता है आप जो डिफॉल्ट आपने होते देते हैं, हैं। जी, तो जी। उसमें आपको 25,000 है। जी, जी। दूसरा अगर आपने वो 25,000 लग जाएगा, पहले वो इम्पोज करेंगे, इस तरह जी। नहीं कि आखिरी वाले पहले करें, जी। स्टेप वाइज चलेगा। ठीक है। दूसरा फिर नोटिस आता है, आप उसके डिफॉल्टर होते हैं, जी, जी। फिर 50,000 होगा। ठीक है। अगला वाला नोटिस आता है तो फिर थर्ड नोटिस आता जी, है, जी। तो फिर आपको 1 लाख रुपए होगा। इसके बाद फिर वो प्रोसिक्यूशन में भी जा सकता है, फिर भी नहीं करता, तो वो जो दूसरी वाला है, जिसका नोटिस के बाद भी बंदा नहीं आता तो फिर उसके ऊपर फिर वो प्रोसिक्यूशन वाला ला है ना, जी, जी। पकड़ने वाला, पकड़ने पकड़ वाला, पकड़ वाला, गिरफ्तारी फिर का, उसमें जा सकता है ना। जी, जी। ठीक है, तो वो फिर वाला अनवोक हो सकता है। बिल्कुल इसी ठीक है। तरह कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन कही गई है, जी। सेक्शन 108 है या आपकी सेक्शन 176 है, उसकी अगर आपने नहीं जी, की, जी। तो इनिशियल स्टेज पे आपको 25,000 है, सेकंड वाला फिर अगर फिर आप डिफॉल्ट करते हैं तो फिर और 50,000। सर्च के वाले से भी सर्च के- मंचे ये सर सर्च मैं थोड़ा सा आपसे जवाब लेता हूँ बाद में, आगे पहले ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मंशा साहब। जी, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, 176 की हैं जी, या जी। 108 की हैं, तो उसमें आपको पेनल्टी जो है वो पहले 25,000 की होगी, फिर नहीं फाइल करते तो फिर 50,000 की होगी। जी, जी। इस तरह 108 के लिए स्पेसिफिक एक सेक्शन है, जी, उसमें ट्रांजैक्शन जो है उसका 1% की पेनल्टी आपको लगती है। ठीक है। तो वो वाला अलग इसमें एंट्री है। इसी तरह अगर आप सर्च करने जाते हैं, टैक्स कमिश्नर है या ऑथोराइज अफसर है, जी, जी। तो उसको वो डिनाई करते हैं जी, सर्च जी। के लिए, प्रेमिसेस के लिए या बुक्स के लिए या कंप्यूटर या स्टॉक के लिए, तो उसकी भी इसमें फिर पेनल्टी है। उसके लिए 25,000 या जितना टैक्स इन्वॉल्व है उसका 100%, विच एवर इज हायर, जितना टैक्स इन्वॉल्व है वो, जी, या जी। 25,000 रुपए उसका पेनल्टी लगेगी अगर जी, वो जी। डिनाई करते हैं, असेस नहीं देते। अगर सिंपली एक जुडिक्शन है किसी अथॉरिटी की, जी, उसको वो इंफॉर्मेशन या अदरवाइज नहीं देते, तो उसके लिए फिर 25,000 सिंपल है। वो सेक्शन है 209 और 210। अगर उसकी वायलेशन है तो सिंपल 25,000 है। अगर सर्च में उसको डिनाई करते हैं या अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, सर्च करने नहीं देते, तो उसके लिए टैक्स का 100% आपको देना अभी पड़ेगा। टैक्स का 100% या 25,000 विच एवरेज हायर, और वो देना 137 पड़ेगा। सर? 137 की है कि अगर आपको डिमांड क्रिएट हो गई है, जी, जी। तो आपने वो डिमांड पे नहीं की विद इन टाइम, तो उसके लिए पहले आपको 5% ऑफ द डिफॉल्ट अमाउंट देना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको 25% देना होगा। ठीक है। फिर अगर डिफॉल्ट थर्ड करते हैं तो फिर 50% देना होगा, थर्ड और सब्सिक्वेंट इसी तरह बिल्कुल एडिशनल आपको ये पेनल्टी देनी है। इसी तरह अगर आप कोई Exemption कोई गलत claim कर देते हैं। जी, इसी तरह कोई कैलकुलेशन में आपने रिटर्न फाइल की है, जी, जी। या उसमें टैक्स कैलकुलेशन आपने की है, कैलकुलेशन में एक दफा आपका एरर हुआ है तो कोई पेनल्टी नहीं हुई, जी, जी। नेक्स्ट ईयर फिर आपने किया है तो फिर आपको उसका 3% उसका 25 कोई अमाउंट है 25,000 या 3% उसका पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस तरह सबसे जो हैवी पेनल्टीज हैं जी, जी। वो है विद रिगार्ड टू कंसीलमेंट ऑफ इनकम।
या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पार्टिकुलर ऑफ इनकम, या सप्रेशन ऑफ इनकम विच इज चार्जेबल टैक्स, या क्लेम ऑफ रॉन्ग एग्जम्पशंस, या क्लेम ऑफ एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बीन एक्चुअली इनकर्ड, या 111 के रेफरेंस से जो आइटम है उनके रिलेशन से कोई ऑफेंस हुए हैं, आपके खिलाफ कोई पेनल्टी लगी है, तो इसके लिए ये मेजर ऑफेंस है, जिसके लिए इसमें आपको 25,000 या टैक्स अवेडेड विच एवर इज हायर, ये सारों के लिए, ये जो मेजर हैं इनके लिए ये पेनल्टी लगेगी। इस तरह अगर आपने जस्ट मेयर डिसअलाउंसेस है कि आपने एक्चुअल क्लेम की है, कुछ में थोड़े बहुत एरर है, या एक्चुअली आपने जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया हुआ है रॉन्गली नहीं किया हुआ, आप जस्टिफाइड हैं, रीजन हैं, तो ये फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। और इसके लिए ये जो पेनल्टी ये मेजर इंपोज भी करनी है, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब असेसमेंट प्रोसीडिंग हो रही हो तो उस वक्त ये आइडेंटिफाई हुई तो ये कि इसने कंसील किया है, या उसमें एक फाइंडिंग रिकॉर्डेड हो ऑर्डर में, जो असेसमेंट ऑर्डर करेगा अमेंडेड ऑर्डर 122 का, उसके अंदर ये फाइंडिंग रिकॉर्डेड हो कि ये पेनल्टी जो ये जो कंसीलमेंट है या इनएक्यूरेट फर्निशिंग ऑफ पार्टिकुलर इनकम है या ये क्लेम ऑफ एक्सपेंसेस हैं, ये डेलिबरेटली विलफुली ये उन्होंने किए हैं और उसमें फाइंडिंग रिकॉर्डेड हो इस पेनल्टी पे, तो फिर ये पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है। पेनल्टी प्रोसीडिंग और असेसमेंट प्रोसीडिंग दोनों सेपरेट हैं, पहले वो कल्मिनेट होंगी, उसके बाद फिर पेनल्टी इनिशिएट होगी और पेनल्टी के लिए सेपरेट शोकाज नोटिस दिया जाएगा, सेपरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दी जाएगी, उसके बाद फिर सेपरेट ऑर्डर इन राइटिंग पास किया जाएगा, उसकी फिर सेपरेट अपील अवेलेबल है, जैसे असेसमेंट ऑर्डर की अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, इसी तरह इसमें मेजर पेनल्टी में जो है, अगर आपने कोई स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी है, वो वर्बली दी हो, रिटन दी हो या इलेक्ट्रॉनिक दी हो, विद रिगार्ड टू एनी सर्टिफिकेट में दी हो, किसी एप्लीकेशन में दी हो, किसी रिकॉर्ड में दी हो, तो उस सिचुएशन में भी ये 25,000 या टैक्स इन्वॉल्व जो है उसके इक्वल टू आपको पेनल्टी लगेगी। 165 इसी तरह इंटरनेशनल के वाले इसका मैं बता दूं पहले, इसी तरह अगर कोई आपने फाइल की है फास्ट स्टेटमेंट, एक तो है ना कि आपने स्टेटमेंट वैसे दी है, एक आपने कोई चीज फाइल कोई डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन फॉल्स और मिसलीडिंग की है, तो उसमें भी यही 25,000 और इसी तरह आपका टैक्स इन्वॉल्व विच एवरेज हायर ये पेनल्टी लगेगी। ठीक है। इस तरह आपका और क्या आपको 165B 165B के रिलेशन से जो आपने फॉरेन जो ऑटो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो आपने मल्टीनेशनल बायोलैटरल एग्रीमेंट है या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, उसमें डिफरेंट आपने कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, अगर आप उसको कंप्लाई विद नहीं करते तो उसकी भी अलग है, वो 2,000 रुपये पर डे है और सब्जेक्ट टू मिनिमम 25,000 में। बिल्कुल। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, मंशा सुकरा साहब ने वो 182 के सब सेक्शन 18 जो उनकी डेफिनेशन पूरी तकरीबन मुकम्मल कर दी है, तफसील से काफ़ी बताया। 18 सब सेक्शन है प्लेंटिस के हवाले से। 18 नहीं है, टोटल है 20 और जो 1 है उसके आगे 3 और हैं, डबल ए डबल बी, इस तरह अब 23 टोटल है। 23 टोटल है। तो सर ये इतनी प्लेंटिस एक टैक्स पेयर के लिए इतनी वो उसके लिए मुसीबतें खड़ी करना और नॉन फाइलर के लिए उसके ऊपर कोई असर ही नहीं है, हुकूमत का ना हुकूमती रिट का किसी का या FBR का टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारों का, तो किस तरह बेहतरी हम ला सकते हैं? बेसिकली देखिए जी, ये जो पेनल्टी है ना फाइलर्स के ऊपर या जो टैक्स गुजार हैं उनके ऊपर तरीक़ाकार थोड़ा सा हुकूमत को वाजे करना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। ख़ास तौर पर नोटिस की जो पेनल्टी है या नॉन कंप्लायंस की, उसका एक नोटिस ज़रूर देना चाहिए। अगर तो आप टैक्स गुजार को एक नोटिस दे के भाई अगर तो आपने इसकी नोटिस की कंप्लायंस में इस पेनल्टी की कमी डेफिशिएंसी दूर ना की, तो देन वी विल इम्पोज द पेनल्टी। ये बड़ा ज़रूरी है, एक मौका उसे ज़रूर देना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें लॉ में ये ज़रूर लिखना चाहिए कि जहाँ पर टैक्स एवेड नहीं हुआ वहाँ पर पेनल्टी नहीं इम्पोज होनी चाहिए। खाम में टैक्स कंप्लायंट पर टैक्स पेयर्स को टेक्निकल बुनियादों पर पेनल्टियाँ लगाने का कोई तुक नहीं बनता। तीसरे नंबर पर जो नॉन फाइलर्स है ना, उसकी तरफ महकमे को रुख करना चाहिए, वहाँ पर पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए। नॉन फाइलर्स जो कि बिल्कुल ही टैक्स नेट में नहीं आते, ना वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ना कोई किसी किस्म का ताउन कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो महकमे का निज़ाम है ना नोटिस सर्व करने का, वो भी बड़ा फ्लॉड है। उसमें बहुत ज़्यादा नकायस है, शोकाज नोटिस पे मिलते ही नहीं जी, लोगों को मिलते ही नहीं।
और उसके बाद वो एक्स पार्टी फैसले और एक्स पार्टी पेनल्टीज लगाई जाती है। इसमें ज़बरदस्त बेहतरी की ज़रूरत है। ये नहीं खाली करना चाहिए कि आप एक्स पार्टी करके पेनल्टियाँ लोगों को लगाते जाए। 90% केसेस वैसे ही गलत नोटिस की बुनियाद पर असेसमेंट्स हुई थी, पेनल्टीज इम्पोज की होती है, जो 1 मिनट वो जाकर सिर्फ अपील का कोर्ट के निजी पे नहीं होता, मेंशन नहीं होता जिन शोकाज नोटिस पे, वो भी वो खजानों नहीं, वो एफबीआर ने बड़ा क्लैरिफाई किया कि कोई भी नोटिस बार कोड के बगैर नहीं इशू होगा। लेकिन इन प्रैक्टिस आज भी बार कोड के बगैर काफी सारे नोटिस इशू होते हैं, खास तौर पर वो टैक्सी। क्या मकसद होता है? बस बार बार मुकम्मल हो जाएगा। मैं इस पर इस तरह की राय तो नहीं दूंगा कि बार बार मुकम्मल। मैं कहता हूँ हैरेसमेंट क्रिएट करनी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा जो दुनिया, अगर आप मगरबी दुनिया में चले जाए ना, टैक्सेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी उसका ट्रांसपेरेंट होना है। पाकिस्तान में हमें ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करना है। ये नहीं है कि ये जो खौफ हैरेसमेंट नहीं क्रिएट करना है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, एक एसएचओ के पास इख्तियारात इतने, अगर उसको पता चल जाए तो वो नीम पागल हो जाए, अगर उसे अपने इख्तियारात का पता चल जाए। ये जिस तरह मंशा सुखेरा साहब ने 23 सब सेक्शन एक कमिश्नर को इख्तियारात दिए हुए हैं बीआर ने, ये एसएचओ से ज्यादा नहीं। आप तो एसएचओ को तो भूल ही जाएं। जितने सर्च एंड सीयर के इख्तियारात एफबीआर ऑफिसर्स को अंडर लॉ अवेलेबल है, नैब को भी नहीं है। ये मैं आपको आज दावे से कह सकता हूँ। जितनी जबरदस्त पावर सर्च एंड सीयर की और पेनल्टी इंपोज करने की, और वो जो आप पावर्स की बात करें, यानी कि छोटी छोटी बातों पर पेनल्टी है, इस तरह के इख्तियारात तो कहीं पर भी किसी महकमे नहीं है। मैं इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी तक वैसे इसमें शक नहीं है कि हमारे ऑफिसर्स पेनल्टी की बहुत सारी शिकों को इस्तेमाल नहीं करते, और मेरा ख्याल है वेरी राइटली सो, उनको इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ये खाली डेटरेंस के लिए है, ये डेली यूजेज के लिए नहीं है। अगर आप ज्यादा इसको यूजेज, जैसे 214E में ऑडिट आया तो आपने 8 लाख लोगों को सिलेक्शन कर ली, वो सर्वाइव ही नहीं कर सका। उसकी वजह यह कि आपने एक ऐसा फैसला किया या एक ऐसी लेजिस्लेशन ली जिसकी ग्राउंड रियलिटी से कोई तोके नहीं था। आपके पास फील्ड फॉर्मेशन 50,000 ऑडिट की नहीं है, आप सिलेक्ट 8 लाख का कर रहे हैं। वो भी 214E इंट्रोड्यूस कर दिया। 1.5 लाख केसेस आए, अभी तो 8 लाख से ऊपर। सर, वो उसकी वजह ही है कि वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी जब है ही नहीं ऑडिट, बेसिकली 214E की बजाय केस टू केस बेसिस पर ना उसकी फैसला होना चाहिए था कि कहां पर ऑडिट की जरूरत है और कहां पर नहीं है। 214E ब्लैंकेट कवर दे देना वो बिल्कुल एक मेरे हिसाब से गलत फैसला था। लेकिन ये अभी हम रहते हैं टॉपिक के ऊपर, अपने पेनल्टीज के ऊपर। अभी जो आप बता रहे ना, एफबीआर को बेताशा पावर्स है। एफबीआर को किसी पावर की जरूरत नहीं है मजीद। एफबीआर को तो इन पावर्स को भी रेगुलेट करना है जो उसके पास हासिल है। आप यकीन करें कि मैंने 23-24 साल की अपनी वकालत के टेन्योर में कारोबार तबाह होते देखे हैं सिर्फ एफबीआर के एक्सेसिव एक्शंस की वजह से। ये नहीं होने चाहिए, बल्कि एफबीआर को बिजनेस फ्रेंडली, आपकी कामयाबी तब है जब एफबीआर बिजनेस फ्रेंडली हो जाएगा और लोगों से टैक्स कलेक्शन में कामयाब हो जाएगा। 90% तो आपको एफबीआर की जरूरत ही नहीं है। विद होल्डिंग के अंदर और टर्नओवर के अंदर टैक्स इकट्ठा हो रहा है। अगर आप जो ऑडिट के ऊपर खर्चा होता है और जो ऑडिट्स के अगेंस्ट आपकी रिकवरी होती है, आई कैन एश्योर यू कि रिकवरी कम है और ऑडिट का खर्चा ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में इनको अपने लाइन बदलने की जरूरत है। पेनल्टीज इंपोज करने की बजाय लोगों को नए टैक्स गुजार को तलाश करें। इतना डाटा इकट्ठा कर लिया आपने, प्राल के साथ अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है, निफ्ट के साथ किया हुआ है, बैंकों का डाटा वो आपके पास है। मैं नहीं मानता कि इस वक्त डाटे की कमी है, सिर्फ नीयत की कमी है। जिस तरह उमर इकबाल ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये इतनी इनके पास पावर है, लेकिन एक तासुर है मार्केट में। हम सुनते हैं एफबीआर के पास पॉलिटिकल विल नहीं है, इन्फोर्समेंट टीम नहीं है, वो जानबूझ के नहीं करना चाहते। तो फिर अगर बेहतरी की तरफ हमने इस मुल्क को लेके जाना है, टैक्स देना तो हर किसी की जिम्मेदारी, देना चाहिए टैक्स। इस मुल्क की तरक्की में हमें सबको मिलजुल के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, डायरेक्ट की तरफ तो है नहीं है। इतनी पावर होने के बावजूद फिर पॉलिटिकल विल और इन्फोर्समेंट टीम कहाँ गई? पहली बात तो ये है कि आप मिसकंसेप्शन है कि हमारे सिटीजन टैक्स नहीं देते। वो हम गेज कर लेते हैं कि 15 लाख या 16 लाख फाइलर हैं तो ये जी टैक्स पेयर हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं है। हम उससे गेज नहीं कर सकते कि 17 लाख जो है वो टैक्स पेयर हैं, उसमें से 5 लाख तो बिलो लिमिट वाले हैं, कुछ सैलरी वाले हैं, तो उसमें से सिर्फ 182 हैं जो टैक्स के 80% वो टैक्स देते हैं। तो हमारे मुल्क का हर सिटीजन, हमारे मुल्क में जो टैक्स है वो सारा, क्योंकि विद होल्डिंग जैसे मैंने पहले कहा, सारा इंडायरेक्ट टैक्स है।
हर बंदा टैक्स देता है, जितना आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन है। अगर आपने 2 लाख खर्च किया है ना, तो 2 लाख में 30% आपने टैक्स दिया होगा, 70% विद होल्डिंग, 17% आपका वो सेल टैक्स, बाकी दूसरे इम्पोर्ट पे टैक्स, वो सारे उसका पार्ट बने। तो हर सिटीजन जो है वो टैक्स देता है और अच्छा भला देता है, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट देता है। जी जी। जो गरीब आदमी उस पर हायर बर्डन पड़ता है, जो अमीर आदमी उस पर लोअर बर्डन पड़ता है। देता हर सीजन जितनी हमारी करोड़ की है, जो पॉपुलेशन 20 करोड़ है, सारे के सारे टैक्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन, जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है वो उतना आप उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन क्योंकि सारा हमारा सिस्टम ही वो डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट है उसको भी हमने प्रिजम्पटिव, टर्नओवर और फाइनल डिस्चार्ज और वो बनाया हुआ है, और विद होल्डिंग बनाया हुआ है, वो भी उसको भी शेप हमें इनडायरेक्ट की शेप। वो दोनों तरफ देखें तो हम दोनों तरफ का देखें। अगर वाम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, उनको ये पता हम टैक्स नहीं देते, लेकिन वो हर तरह का टैक्स दे रहे हैं। एक उसको हुकूमत को जवाब नहीं देना पड़ता। कैसा बेहतर होना चाहिए? सबसे पहले तो टैक्स जो है वो सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए उसमें। दूसरा ये इंसेंटिव बेस होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो बेचारा, एक बंदा 25 साल से टैक्स दे रहा है, एक बंदा टैक्स देता ही नहीं है, उसको एमनेस्टी आ जाती है, एग्जम्पशन दे दी जाती है, वो फिर भी एमनेस्टी नहीं अवेल करता, फिर एक और आ जाती है, हाँ, तो वो 5% देता है, उसने 30% दिया होता है, 30 साल से 30% दे रहा होता है, 25-30 दे रहा, इस तरह वो डिस्करेज होता है। तो इस तरह एमनेस्टी या जो स्कीम्स आती हैं वो एक ही दफा दे देनी चाहिए, दे के उसके बाद फिर वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए खत्म कर दी जानी चाहिए। फिर उसमें जो टैक्स पे करते हैं, हैंडसम देते हैं, उनको कोई इंसेंटिव भी और वैल्यू भी स्टेट में, सीजन में वैल्यू भी उसको देनी चाहिए। तो इस तरह जो नॉन फाइलर हैं या उनके लिए फिर लॉ जो है सेपरेट होने चाहिए, हायर टैक्स होने चाहिए। उस तरह आप फिर करेंगे तो फिर वो नॉन फाइलर जो है उनको इंसेंटिव होगा। फिर ये जो डेटरेंट पॉलिसी है, पेनल्टी वाली, प्रोसिक्यूशन वाली, इसको थोड़ा सा फ्रेंडली करें, लोगों को खौफ को दूर। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी होती है, मार्केटिंग स्किल होती है, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव कलेक्शन पे होता है, ना कि अपने जैसे किसी कोई आपके अमाउंट्स हैं, कोई रिसीवेबल्स हैं, अगर आप कोई नहीं देता, ये तो नहीं उससे लड़ाई करेंगे तो वो सारे राइट ऑफ करने पड़ेंगे। तो आपकी मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको इंस्टॉलमेंट करें, अदरवाइज करें, ताकि आपका फोकस होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू जो है कलेक्ट हो। इस तरह आप भी अगर टैक्स पेयर जो सिटीजन के साथ फ्रेंडली होंगे और एक रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होगा, तो इजीली, पहले भी टैक्स चलता था, लोग एग्रीमेंट होते थे, असेसमेंट होती थी, टैक्स पेयर टैक्स देते थे। तो इस तरह ये पेनल्टी या जो प्रोसिक्यूशंस हैं या डिफॉल्ट सरचार्ज हैं, ये एज ए डेटरेंट है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में वो करना चाहिए, पहले कोशिश करनी चाहिए। 1976 के ऑर्डिनेंस के तहत 26 लाख गोशवारे जा चुके थे, और 2000 ऑर्डिनेंस के तहत अब हम 8-10 वही है ना कि जब 20 साल कोई लॉ मैच्योर होता है तो हम नया लॉ ले आते हैं, वो फिर बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाता है। अब ये लॉ आया नहीं था उस ऑर्डिनेंस 2001, उससे पहले ही कोई 250-300 अमेंडमेंटें आ गई थी। वो कॉम्प्लिकेशन भी है, हमारी लैंग्वेज, हम उर्दू है, तो ये इंग्लिश में इसमें ऐसे वर्ड हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग प्रोवाइडेड, जो तो समझ लॉयर भी नहीं समझते, तो लोग सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसको उर्दू में कह रहे हैं तमाम लॉज को, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो इटसेल्फ इंग्लिश में। तो इस तरह तो फिर हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं। मंजर साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर इकबाल ख्वाजा साहब आपको बहुत शुक्रिया, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत। नाजरीन, 182 पे आज जो मुकम्मल बहस हुई है, आपको हमें अंदाज़ा है आपको इसके बारे में मुकम्मल आज ब्रीफिंग मिल गई होगी। अगर कोई इसमें कोई मसला रह गया है, अगर टेस्ट के हवाले से आपको सवालात पूछना चाहते हैं, कोई मालूमात चाहते हैं, कोई आप किसी इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, ईमेल नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।